हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम पॉलिटी के टॉपिक में एक बड़ा ही यूनिक और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, जिसको आप ये कह सकते हो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है और ये कहाँ पे किस तरह से मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए अगर हमें पता है तो ये सारी चीज़ों को हम आसानी से कंपैरिजन करके और कम टाइम में हम स्टडी कर सकते हैं। जब हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपना। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे साथ एक एक अलग तरीके की ना चीज़ें चलनी चाहिए कि कितने वन टाइम में, एक बार में कितने जो है कि हम आर्टिकल या फिर जो कि टॉपिक्स या फिर कंटेंट या डायमेंशन को इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज करिए आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लिया आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो अब इसी के साथ आपका क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, वो किस तरह से फंक्शन करता है, पहली चीज। फिर अगर आप ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको गवर्नर गवर्नर ऑफिस के बारे में भी पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफिस किस तरह से काम करती है। थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, बहुत ढेर सारी सिमिलरिटी होती है। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से स्टडी करिए। जब हम कहते हैं कि पढ़ते हैं फंडामेंटल, जब हम पार्ट फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी एफटी, इसको कहते हैं मूल या फिर मौलिक मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं इसको। इसके बाद इसको डीपीएसपी, इसको कहते हैं राज्य नीति निदेशक तत्व के रूप में जानते हैं, और इसको हम मौलिक या मूल कर्तव्य के रूप में जानते हैं, कर्तव्य के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। जनरली हम कुछ पार्लियामेंट की टॉपिक नहीं, कम से कम 90% जो हमारा पार्लियामेंट, स्पेशली एम लक्ष्मीकांत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गाइड्स बोलते हैं, ठीक है, बट मैं कहूँगा ये गाइड नहीं है। एम लक्ष्मीकांत सर की जो कि अपनी नोट्स है, जिस तरह से एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए फेमस है, उनकी नोट्स है, उसी तरह अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की आती है, वो उनकी नोट्स ही पूरी प्रिंट करवा कर दे दिए हैं। फिर इसके बाद अगर आप नीतीश सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर, अब तो मान लीजिए उनकी और भी बुक्स आ गई हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, तो ये क्या लगता है ना कि जैसे ये लोग अपनी स्टडी के लिए जो नोट्स बनाए थे वही पब्लिकेशन को दे दिए। इससे क्या है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कम टाइम में जो कि हम स्टडी कर लेते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं, पॉलिटी का टॉपिक है तो पॉलिटी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर जनरली लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी कर लीजिए, एम लक्ष्मीकांत कर लीजिए। बहुत से लोगों के पूछेंगे कि क्या मैं डीडी बसु, दुर्गादास बसु को भी पढ़ सकता हूं, तो लोगों ने 70% लोग क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं मत पढ़िए उसको। तो उसके पीछे रीजन ये देते हैं कि वो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड या क्रिटिकल वर्ड यूज करते हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है, समझने में वो डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। उनका जनरली क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, उनका जनरली ये होता है कि जब वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट का अगर वो स्टडी करते हैं तो उसमें गवर्नर का भी ला करके इंक्लूड कर देते हैं। एक से ज्यादा टॉपिक ला करके जब इसमें इंक्लूड करते हैं तो जो नए नए स्टूडेंट्स या नए कंपटीटर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज उभर करके आता है। उभर के ये आता है कि जब वो एक ही टॉपिक को नहीं समझे हैं तो एक साथ एक से ज्यादा सब टॉपिक या चैप्टर को कैसे जो कि समझ सकते हैं, ठीक है। यही जो कि दुर्गादास बसु या डीडी बसु में जो कि प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे, तीन टॉपिक को, तीन चैप्टर को एक ही में मिक्स मैच करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को करेंगे, फिर इसके बाद हम तीनों को ला करके जो तीनों टॉपिक है उनको एक में हम मिक्स मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का अगर हम टॉपिक लेने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हमारा क्या है, पहला जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक होगा फंडा फंडामेंटल फंडामेंटल राइट होगा हमारा, राइट राइट। और इसके हम कहते हैं मौलिक मौलिक अधिकार, ठीक है, इसको हम मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। दूसरा जो हमारा होगा डीपीएसपी होगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य राज्य नीति निदेशक तत्व,
के रूप में देखते हैं। और तीसरा और लास्ट में जो होगा वो फंडामेंटल ड्यूटी होगा, जिसको मौलिक या मूल कर्तव्य के रूप में हम बोल सकते हैं। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व है। अब इसमें क्या क्या समानताएं और डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं क्या है। ये सबसे पहले देखिए पार्ट, ठीक है, मैं फिर से आपको वन नोट्स में भी दिखाऊंगा, आगे है, बट यहाँ पे मैं मोटा मोटी चीजें ले रहा हूँ। पार्ट ये 3 में मेंशन किया गया है। और डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये जो पार्ट आपका पार्ट जो है कि 4th में किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो ये पार्ट जो है कि आपका 4A में जो कि मेंशन किया गया है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब ये ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय ये नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। बाद में हम शरण सिंह कमेटी के सजेशन पे जो कि इसको इंक्लूड किए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अंडर आर्टिकल की जब बात करेंगे हम, तो ये 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। जब हम इसका अंडर आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका 36 से लेकर के 51 तक आता है। जब हम इसकी आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका 51A के अंतर्गत आता है, ठीक है, 51A के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल में 7 थे, बट अब जो है कि 6 हमारा फंडामेंटल जो कि राइट है। अब जो डीपीएसपी की बात करते हैं, टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाए, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, गांधीज्म, ठीक है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बट हम अपने सहूलियत और अपने हिसाब से, या फिर जो पॉलिटिशियन है या फिर जो पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। इसके बाद अगर हम करें तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज, ये जो फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीजन्स के लिए है, प्लस फॉरेनर के लिए भी है, लेकिन कुछ केवल ओनली जो कि सिटीजन्स के लिए है, और कुछ जो कि फॉरेनर और जो है कि उनके लिए है। दूसरी चीज, इस पे जो स्टेट्स होती है, सरकार होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो ड्यूटी है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारी, ये केवल सिटीजन्स के लिए होती है। इज दैट क्लियर? फॉरेनर के लिए नहीं होती। इसके बाद जब इमरजेंसी वगैरह लगती तो ऑल फंडामेंटल राइट जो कि इसको स्ट्रक्ट डाउन कर दिया जाता है, बस 20 और 21 को छोड़ करके। इसके बाद ये वर्किंग में ही होता है, ये भी वर्किंग में होता है इनके लेकर के। दूसरी चीजें ये हैं कि अगर आपका इसको वायलेशन होता है तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं, कोर्ट में जिसको बोलते हैं, वहां पे अपील कर सकते हैं। अगर स्टेट पॉलिसी है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की, अगर ये वायलेशन होता है तो इसको नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज है, इसमें अगर हम बात करते हैं क्या ये लीगली इन्फोर्सिबल है, ठीक है, लीगली इन्फोर्सिबल है जी, राइट तो है, इन्फोर्सिबल होगा, फंडामेंटल ड्यूटी आपका नहीं है। जुडिशरी जो डीपीएसपी है, इसको भी फंडा जो कि आप लीगली जो कि इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये हमने जनरली बात किया कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, इसको लेकर के। अब हम यहाँ पे चलेंगे जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया फंडामेंटल राइट के बारे में, कितने तरीके के फंडामेंटल राइट है। पहला यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में होता है। फ्रीडम की बात करते हैं, आपका 19 से 22 तक की बात करते हैं। और इसके बाद राइट की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3 से 24 की बात करते हैं। राइट टू रिलीजियस की बात करते हैं 25 से करके जो कि 28 तक की बात करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट टू एडुकेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं, इस चीज को लेकर के। ये आपका 29 और 30 है, और रेमेडी की जो बात करते हैं ये 32 अंडर आर्टिकल मेंशन किया गया है। ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। पॉलिटी के सर ने और भी डिटेल में डिस्कस किया है, बस मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ने हमारी जो कि 6 इस समय फंडामेंटल राइट है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जो कि 7 था इसको, लेकिन फंडामेंटल जो कि आपकी राइट, अब जो कि राइट, एक सेकेंड हम यहाँ लिख रहा हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को जो है कि अब आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, और ये आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही कि फंडामेंटल
राइट है। इसके बाद अगर हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, जो कहते हैं फंडामेंटल राइट एंड द प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस में है? आपका पार्ट पार्ट जो है कि फोर्थ में पड़ता है। अंडर आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 36 से लेके 51 तक का है। बात समझ रहे हो? और जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम तीन तरह से मानते हैं। क्या मानते हैं? लिबरलिज्म और सोशलिज्म, टाइप गांधीज्म, गांधी के हिसाब से, समाज के हिसाब से, और जो है कि उसकी लचीलता के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसकी बात अगर हम जस्टिसेबल है, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच में, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे आपका डीपीएसपी है। बात समझ रहे हो? ये जस्टिसेबल है, लेकिन इसको नहीं जस्टिसेबल किया जा सकता है कि राज्य, आप डीपीएसपी को राज्य अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में क्या होता है, आप सीधे जो कि कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 जो 32 संविधान का अनुच्छेद है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं कोर्ट में, कह सकते हैं हमारा फंडामेंटल का वायलेशन, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स में आ जाता है, इसको गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब जोड़ दिया गया फंडामेंटल राइट में तो ऑटोमेटिक जो कि ये वर्किंग करने लगता है। जैसे पुट्टा स्वामी के 2016-17 की बात है, आधार कार्ड से लिया था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, तो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, तो वो ऑटोमेटिक इन्फोर्स में आ गया। लेकिन जब इसको हम बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इन्फोर्स में नहीं आता, कानून बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसको आप 3940 के अंतर्गत जो है, तो उसमें ये क्या करना पड़ता है, उसके लिए लॉ आया तब जाकर के उसका प्रॉपर तरीके से फंक्शन आया। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, लॉ मेड वायलेशन द प्रिंसिपल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ऐसा कोई लॉ बन गया जो हमारी फंडामेंटल राइट को जो कि वायलेट करता है, तो जुडिशरी, न्यायपालिका जो है, इसको जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जैसे आधार केस में केस चला गया था, आधार बिल वाले में केस चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे स्क्रूटनी हुआ, तब बाद में निकल के राइट टू प्राइवेसी वाला एक मेजर इशू कहा गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आधार कार्ड यूज करिए, लेकिन जो ये आप प्राइवेसी वाली बात है, क्यों? जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारी बहुत सी चीजें जो कि उसमें बायोमेट्रिक होती हैं, और जब कार्निया होती है, आंखों का लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, इससे क्या होगा, बहुत सी चीजें हमारी जो है कि उसमें ऑनलाइन डाटा में जो कि स्टोर हो जाती हैं। अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर समझिए कि जो प्राइवेसी है वायलेट होगी, किसको क्या डिजीज है, क्या पसंद है, किस तरह का उसका ब्लड ग्रुप, सारी चीजें वो जो कि डिस्क्लोज होंगी, तो इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बाद इसको उतना नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड किया जाए, उसकी पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा, लेकिन जनरली ये है कि इसको नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरी बात, ये पावर इधर जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट की पावर को फंडामेंटल राइट लिमिट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई वायलेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट या प्राइवेसी आपकी है, ये वायलेशन होती है, निजता, प्राइवेसी मीन्स निजता, हिंदी में बोलते हैं निजता, तो इसका कहीं वायलेशन हो रहा है तो इससे क्या होती है, गवर्नमेंट को कान अपने खड़े करके रखना पड़ता है। अच्छा, मैं ये काम करूंगा, लोग चले जाएंगे कोर्ट में क्योंकि ये मूल अधिकार का हनन है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ना लिमिट कर देती है। बट ये ऐसा नहीं कर सकती है, ये इसमें ऐसा नहीं है, ये कर सकती है। बट एक चीज ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। जब डीपीएसपी में कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है तो फंडामेंटल राइट का कोई बात नहीं आती है, लेकिन हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ा गया 73 में केशवानंद भारती केस में, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है जब डीपीएसपी का इंप्लीमेंट करती है सरकार। इसके बाद इन कॉन्स्टिट्यूएट बिल्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, समझिए जो डेमोक्रेसी का एक आपको नींव देती है, ठीक है। डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब आपके पास राइट हो। राइट किसका हो? वोट देने का हो, सरकार बनाने का भी अधिकार हो, वोट जिसको देंगे सरकार बनेगी। ये भी है आपको राइट हो कि नहीं सरकार गिरा सके। जैसे 5 साल के बाद आप कहेंगे नहीं हम मोदी को नहीं, राहुल गांधी को चाहते हैं, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो आपके पास 5 साल के बाद है। लेकिन ये भी चीज है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं एक बार जीत जाते हैं तो
तो अपने मन का काम करते हैं, बस जब वोट आती है तो हाथ पैर जोड़ करके काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो क्रिएट, जो डीपीएसपी है, क्रिएट फेवरेबल एटमोस्फेयर फॉर फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो जैसे सोशलिज्म, गांधीज्म, इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म, तो ये सारी चीजें हो गई इसको लेके। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं क्योंकि फिर से आया है, तो वही सारी चीजें हैं इसमें। और एक चीज है यहाँ पे देखिए, ये लीगल सैंक्शन किया जाता है कानून के हिसाब से, बट इसमें नहीं है, ये मोरल और पॉलिटिकल जो कि सैंक्शन है, राजनीतिक विचार से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, अंडर आर्टिकल 44 क्या लिखा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये क्या करता है, सभी के लिए एक तरह का कानून होगा, चाहे शादी हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे बच्चा का नामकरण करना हो, सब एक ही कानून से होना चाहिए। इस समय गोवा स्टेट में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया में अभी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की खूब जो है कि कोशिश है कि हम जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, बट ये अभी बहुत टेढ़ी खीर है। इसके बाद प्रमोट, ये जो होता है, हम बात करते हैं ड्यूटी की, अरे सॉरी राइट की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है जो कि क्या करते हैं, इसको वेलफेयर को इंडिविजुअल का करना होता है, इसका जो होता है कम्युनिटी का वेलफेयर करना होता है। दूसरी बात, ये डोंट रिक्वायर द लेजिस्लेचर, कोई ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर लॉ बनाइए, ये ऑटोमेटिक इन्फोर्स में आ जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी होती है कि नहीं कानून बनाया जाए। जब हम फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की बात करते हैं, तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कोई जो कि जब वायलेशन करता है आपका फंडामेंटल राइट तब। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा फंडामेंटल राइट क्या है और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। यहाँ पे देखिए दोनों का है, यहाँ पे क्या है आपका ड्यूटी है और यहाँ पे राइट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा जो कि क्या बोलते हैं ड्यूटी, राइट क्या है। राइट क्या है हमारा, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाता है। फिर उसके बाद 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करी जाती है। एजुकेशन का राइट है आपका, इक्वलिटी की है, प्रॉपर्टी की राइट है, हालांकि इसको हटा दिया गया प्रॉपर्टी वाला। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करते हैं, स्पीच की बात पर करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो अंडर आर्टिकल 19 की बात करते हैं। जब हम ड्यूटी में आते हैं तो ड्यूटी की आप क्या है, ड्यूटी के बारे में भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रियल में ड्यूटी क्या है। 51 फंडामेंटल ड्यूटी है ये, ठीक है, अंडर पार्ट बोल सकते हो 4A जो पार्ट है, और अंडर आर्टिकल 51A के अंतर्गत बोला गया है। अब देखिए हमारा ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है कि हम अपने नेशन के मतलब एकदम हाइट पे देखना चाहते हैं। जैसे हमारा जो फ्लैग है उसको कभी झुकने नहीं देंगे, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसको हम अपने व्यक्तिगत रूप से भी जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, कहेंगे नहीं भाई ये हमारा हिट है। जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं वैसे हम ताजमहल को भी इज्जत देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और भी जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल जैसे खजुराहो, ठीक है, एलोरा, एलिफेंटा, ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल मतलब जो केव वगैरह बने हैं, गुफाएं वगैरह हैं, चीजें, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारी विरासत में है। फिर इसके बाद यूनिटी सोवरेनिटी, हमेशा जब बात आती है तो हम अपनी कम्युनिटी और अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख के अपने देश की जो है कि इंटरेस्ट को, हित के लिए हमेशा काम करते हैं, चाहे कितना भी निकम्मा कोई क्यों ना हो। जब देश की बात आती है इंडिया में तो सभी लोग जो कि देश के लिए एक साथ खड़े होते हैं। देश की जब बात आती है लेकर के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी कोई गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट एक साथ खड़ी होती हैं और देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं हम इंडिया के लिए हैं, इंडिया भारत माता के हमारे प्लेस है। तो ये मतलब कहने का मतलब ड्यूटी की ये मतलब है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो 51 में बोला गया है। जैसे अपॉर्चुनिटी, एडुकेशन वगैरह की बात है, एक्सीलेंट टूवर्ड की बात कर, सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ताजमहल जैसे वगैरह सबको, जो साइंस है, जो साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो काम करना है हम जो कि इंथियाजम की तरह जो कि काम करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल और राइट के बारे में फिर से जो कि अब दिया गया है, डिफरेंसेस क्या क्या है। फिर यहाँ पे देखिए कि कहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल अगर राइट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा राइट है, ये हमारी ड्यूटी है, फिर उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एक सेकेंड मैं कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आपका, यहाँ पे राइट है और यहाँ पे जो कि आपका ड्यूटीज है, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाए हैं। फिर जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो यूएसएसआर, आज का जो रसिया है, वहां से लिए हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए हैं।
अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से 35 के बीच में राइट की बात की गई है। 51 आर्टिकल 51A में हमारी ड्यूटी कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। 36 से लेके 51 तक जो बात की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की, राज्य निधि निदेशक तत्व के बारे में बात की गया है। कॉन्सेप्ट क्या है? सुप्रीम ह्यूमन, फंडामेंटल राइट में हमेशा ह्यूमन को ऊपर रखा जाता है। फिर उसके बाद ड्यूटी में कंस्टेंट रिमाइंडर टू द सिटीजन, सिटीजन के दिमाग में एक छाप छोड़ना कि नहीं, अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो आपका ड्यूटी भी है, अधिकार है तो आपका कर्तव्य है। अगर आप माता पिता पे अगर आप अपना अधिकार जताते हैं तो आपका कर्तव्य भी है कि उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी सेवा करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो ये सोशल इकोनॉमिक जो पॉलिसी को लेकर के बात करता है, जो हमारा डीपीएसपी है। यूपीएससी ने एक बार 2000 शायद 21 या 22 में सवाल पूछा हुआ था, कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, संपत्ति का संचयन मतलब एक इकट्ठा करना किस चीज का वायलेशन है, तो ये आपका था डीपीएसपी का। ठीक है, उसमें ऐसे सवाल पूछ दिया था। जब हम इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? डीपीएसपी की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल 21 है 51 है, तो ये समझ मान सकते हो इस तरह की सारी चीजें नॉर्मल चीजें बात कर रहे हैं। इसके बाद वही चीजें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि डिफरेंसेस क्या, एक बार फिर से देखते हो, बोरल देखते हैं क्या है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में है। डीपीएसपी किस में? पार्ट 4 में है। ठीक है, और जो हमारा ड्यूटी किस में है? पार्ट 4A में है। फिर आर्टिकल में आइए, फंडामेंटल राइट आपके 12 से लेके 35 तक है, डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक है, और ड्यूटी जो हमारी है कर्तव्य हो वो 51A आर्टिकल में है। कितने हमारे फंडामेंटल राइट है? जो कि 6 है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था कितने थे? जो कि हमारे पास 7 थे। फिर उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, 10 से 11 जो कि हमारे फंडामेंटल जो कि ड्यूटी है। फिर उसके बाद डीपीएसपी की बात करते हैं 3 से 4 तरह की, जो 4 तरह की जो कि हमारा फंडामेंटल डीपीएसपी है। इसके बाद फंडामेंटल राइट को लीगली इंफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट में आता है। डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो डीपीएसपी में होता है कि इसको आप जो है कि इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसको लॉ ला करके बनाना पड़ता है। जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये एक के एथिकल वैल्यू पे होता है, काम आप करिए या मत करिए, लेकिन आप सिटीजन से तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप अपना राइट जाहिर करते हैं। दूसरी चीज, फंडामेंटल जो राइट है वो इंडियंस और फॉरेनर दोनों के लिए है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, तो केवल फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो ये हमने डिस्कस किया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।